ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, बल्कि उससे कई ज्यादा नाटकीय। ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, धोखे की और बेहिसाब खून खराबे की। एक ऐसी कहानी जिसने 300 साल से भी ज्यादा हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहला यही सवाल उठता है ना, कि आखिर दिल्ली के उस तख्त में ऐसा क्या था। मतलब पांडवों से लेकर मुगलों तक हर किसी की नजर बस उसी एक गद्दी पर क्यों थी। सत्ता का नशा ऐसा कि एक दामाद ने अपने ही ससुर का कत्ल कर दिया, आखिर क्यों? देखिए, वजह बिल्कुल साफ थी। दिल्ली पर कब्जा मतलब पूरे हिंदुस्तान की दौलत पर कब्जा। ये उस वक्त का सबसे बड़ा कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक हब था। देश भर के सिक्के यहीं ढाले जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली से ही आसपास के सभी राज्यों को कंट्रोल किया जा सकता था। तो सीधी सी बात थी, जिसने दिल्ली जीती उसने समझो पूरा उत्तर भारत जीत लिया। तो इस सल्तनत की कहानी शुरू होती है बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव किसी राजा महाराजा ने नहीं बल्कि एक गुलाम ने रखी। जी हां, एक गुलाम जो जंजीरों से उठकर सीधा तख्त तक पहुंचा और एक ऐसे वंश की शुरुआत की जिसने लगभग 100 साल दिल्ली पर राज किया। तो दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी इन 5 राजवंशों यानी डायनेस्टीज के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहले मामलुक, जिन्हें गुलाम वंश भी कहते हैं, फिर आए खलजी, उनके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोदी वंश। चलिए एक एक करके इनकी कहानी में उतरते हैं। तो गुलाम वंश की शुरुआत हुई कुतुबुद्दीन ऐबक से, जो अपनी दरियादिली के लिए मशहूर था। फिर आया उसका दामाद इल्तुतमिश। इसे सल्तनत का असली कॉन्सोलिडेटर माना जाता है, जिसने चंगेज खान जैसे खतरनाक दुश्मन को भारत की सरहदों से दूर रखा। और फिर एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना, दिल्ली की पहली और इकलौती महिला सुल्तान। बेहद काबिल, लेकिन उस जमाने के मर्दों से भरे दरबार को एक औरत का हुक्म मानना मंजूर नहीं था। और आखिर में आया बलबन, जिसने लोहे और खून की नीति अपनाई और सत्ता के इस खेल को और भी ज्यादा खूनी बना दिया। गुलाम वंश के बाद कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। सल्तनत का वो दौर जिसे बेहिसाब ताकत और उतनी ही बेहिसाब क्रूरता के लिए जाना जाता है। ये था खलजी वंश का दौर। और इस दौर का चेहरा था अलाउद्दीन खलजी, एक ऐसा सुल्तान जो अपने ही चाचा और ससुर का कत्ल करके दिल्ली के तख्त पर बैठा था। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी और उसने सल्तनत को उतना फैलाया जितना पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। अलाउद्दीन का राज मतलब लगातार जंग और लूट। उसने गुजरात से लेकर दक्षिण में वारंगल तक सब कुछ रौंद डाला। कहते हैं कि मशहूर कोहिनूर हीरा भी यहीं से उसका जनरल मलिक काफूर लूटकर दिल्ली लाया था। लेकिन बात सिर्फ लूट की नहीं थी, उसने मार्केट रिफॉर्म्स जैसे कुछ बहुत सख्त प्रशासनिक सुधार भी किए। पर हां, उसकी जीत का हर पन्ना बेहिसाब क्रूरता और जबरन धर्म बदलवाने की कहानियों से सना हुआ है। इसीलिए कई इतिहासकार उसे सुल्तान कम और लुटेरा ज्यादा मानते हैं। एक ऐसा शासक जिसका मकसद सल्तनत को बनाना नहीं बल्कि उसे नोच कर खाना था। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है और ये जानना बहुत जरूरी है। वो जितना भी क्रूर था, एक सच ये भी है कि अलाउद्दीन ने ही उस दौर के सबसे बड़े खतरे मंगोलों के हमलों से हिंदुस्तान को बचाया, बार बार बचाया। तो उसकी लेगेसी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। खलजी वंश के बाद सल्तनत का सूरज ढलना शुरू हो जाता है। अब कहानी पतन की ओर बढ़ती है और इस दौर का नाम है तुगलक वंश। एक ऐसा दौर जो अजीबोगरीब सनकी फैसलों, कुछ अच्छे सामाजिक कामों और आखिर में एक भयानक तबाही के लिए याद किया जाता है। इस वंश का कैरेक्टर बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी था। एक तरफ था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे सनकी सुल्तान भी कहते हैं। उसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का फरमान सुना दिया और ये फैसला लाखों लोगों के लिए मौत का सफर साबित हुआ। फिर उसने टोकन करेंसी चलाई जो इतनी बुरी तरह फेल हुई कि लोगों ने अपने घरों में ही जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। और फिर दूसरी तरफ था उसका वारिस फिरोज शाह तुगलक, जिसने गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल बनवाए, नहरें खुदवाईं, मतलब एकदम उल्टा। मोहम्मद बिन तुगलक की मौत पर इतिहासकार बदायूनी ने जो लिखा वो सब कुछ कह देता है। उन्होंने लिखा, आज सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से आज़ादी मिल गई। मतलब सोचिए, उसके उथल पुथल भरे राज का इससे बेहतर सार क्या हो सकता है।
और जब सल्तनत अंदर से इतनी कमजोर हो चुकी थी, तब बाहर से एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। ये था 1398 का साल, जब तुर्क मंगोल हमलावर तैमूर लंग ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। तैमूर की तबाही का अंदाजा सिर्फ एक आंकड़े से लगाया जा सकता है, 2 लाख। सिर्फ 5 दिनों के अंदर दिल्ली में करीब 2 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। शहर को लूटकर, जलाकर राख कर दिया गया। यह एक ऐसा जख्म था जिससे दिल्ली सल्तनत फिर कभी भी पूरी तरह उभर नहीं सकी। इसके बाद जो दौर आता है वो सल्तनत का आखिरी पड़ाव है, एक लंबा, धीमा और दर्दनाक पतन, जहां सत्ता पूरी तरह बिखर चुकी थी और दिल्ली का तख्त बस नाम का रह गया था। तैमूर की तबाही के बाद आए सैयद, ये इतने कमजोर थे कि इन्होंने बिना लड़े ही गद्दी लोधियों को दे दी। लोधी वंश दिल्ली का पहला अफगान वंश था, लेकिन इनकी कहानी भी अपनों की ही गद्दारी की वजह से खत्म हो गई। और सल्तनत का अंत कैसे हुआ, ये भी एक धोखे की ही कहानी है। आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी बहुत ही अहंकारी और क्रूर था। उसके अपने सरदार उससे परेशान थे। नतीजा, उसके ही गवर्नर और चाचा ने काबुल के शासक बाबर को खत लिखकर बुला लिया, एक खुला न्योता कि आओ और दिल्ली पर कब्जा कर लो। अपनों का ही दिया हुआ ये धोखा हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर साल 1526 में पानीपत के मैदान में इतिहास ने करवट ली। एक तरफ था दिल्ली का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी और दूसरी तरफ था हिंदुस्तान का पहला मुगल बाबर। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत थी। इस लड़ाई में बाबर जीता और इसी जीत के साथ दिल्ली सल्तनत का 300 साल पुराना सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया और हिंदुस्तान के आसमान पर एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य। तो ये थी दिल्ली सल्तनत की 300 साल लंबी कहानी, विजय की, धोखे की और खून खराबे की। इसे सुनकर एक सवाल मन में जरूर आता है ना, कि क्या ये सब कुछ, ये पूरा खूनी चक्र सिर्फ एक तख्त, एक गद्दी के लिए था? ये सोचने वाली बात है कि इतिहास की इन बड़ी बड़ी कहानियों के पीछे अनगिनत इंसानी जिंदगियों की कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है।